नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं विज्ञान के, क्योंकि बार बार सामाजिक विज्ञान का वीडियो बनाते बनाते आदत भी बढ़ गई है। तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, जैसे विज्ञान में आप लोग के 3 पार्ट्स होते हैं, आप लोग को मालूम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका जो जितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसको मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने। यदि आप इसको देख ले रहे हैं तो एकदम सोच लीजिए कि एक भी प्रश्न जो है जो फिजिक्स से संबंधित है, अब ऐसा नहीं है ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी का प्रश्न छोड़ देंगे तो भाई कोई उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फिजिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को इस साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसमें पहला प्रश्न है कि जितने प्रश्न हैं ये सब एनसीईआरटी की जो ये बुक है उसके प्रश्न है, देख रहे हैं आप लोग के सामने ही है। तो ये प्रश्न मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। अगर जो इसका थ्योरी क्लास आप नहीं लिए हैं तो इसका वीडियो में पहला चैप्टर का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, सबसे पहले तो याद रखिए वक्रता त्रिज्या का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, याद रखिए आर का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए आप लोग को मालूम है 2 दर्पण होते हैं, 2 गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, तो जिसका ये जो परावर्तक तल है दबा हुआ होता है, यानी अंदर की ओर झुका हुआ होता है, तो ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी तो हम निकाल लेंगे, सिंपल है कि फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर R बटा में हम 2 कर देंगे, आराम से फोकस दूरी निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक। तो आप लोग को मालूम है जब भी आप चिन्ह नियम परिपाटी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि ये होता है आपका दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर P होता है, और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की जितनी दूरियां होती है सब ऋणात्मक होती है, पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए अब F इसका निकालना है, R का मान दिया है, हम जानते हैं कि F बराबर होता है R और बटा में क्या होता है 2। R का मान दिया है 20 और बटा में हो जाएगा 2, यानी टोटल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि अवतल है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। याद रखिए फोकस दूरी इससे कितनी निकल जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों निकलेगी, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन नंबर दिया है आपका बी, माइनस का 10 सेंटीमीटर, यही आपका सही उत्तर होगा। कारण है कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, उत्तल की क्या होती है, धनात्मक होती है। थ्योरी क्लास नहीं लिए होंगे, जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब थ्योरी क्लास लेने का समय भी नहीं रह गया, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप लोग देखते जाइए। प्रश्न में जो भी हम डिस्कस बता रहे हैं इसको ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। तो वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, फोकस दूरी निकल जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर आप लोग वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का परिभाषा भी याद रख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग को इस साइड में दिखाई दे रहा होगा कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जब उसकी फोकस दूरी दिया है प्लस का 10 सेंटीमीटर। देखिए क्या दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हो रही है किस दर्पण की, यहाँ पर बात हो रही है उत्तल दर्पण की। अभी हम बोले हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या, ऋणात्मक, तो उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी दिया है, याद रखिए इसकी फोकस दूरी दिया है प्लस 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जब फोकस दूरी जो है, ध्यान दीजिए वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो कंफर्म नहीं है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होगा, दोगुना। संबंध वही ना होता है कि F बराबर होता है R और बटा में 2। अब बताइए फोकस दूरी दिया है 10, R का मान पूछ रहा है, बटा में होता है 2, R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2, यानी हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, यानी आपका कितना निकल जाएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकल जाएगी 20 सेंटीमीटर। कैसे, तो ये भी प्लस की होगी क्योंकि इसका फोकस दूरी भी प्लस का है, और ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए तो ये था आपका दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा, याद रखिए
ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट उत्तर होगा। आप लोग के जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एक प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुविकल्पी में, ये सूत्र से ही संबंधित है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो सिंपल है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तभी पढ़े हम लोग कि F बराबर होता है R/2, और आपके सामने ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है F बराबर R/2, वह ही हमारा सही है। ट्रिक लगाइए, आगे बढ़िए, कोई जरूरत नहीं है प्रवचन सुनने का। तो चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जो होती है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में, आप लोग जानते होंगे। कभी भी देखिए आभासी प्रतिबिंब तो अवतल ही बनाता है, लेकिन जब अवतल आभासी बनाता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। जब P और F के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण भी आभासी बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है ये आभासी और छोटा, हमेशा जो है ये प्रतिबिंब आभासी और छोटा ही बनाता है। तो याद रखिए अब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि कौन सा दर्पण छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो है आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आगे चलिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। देखिए उत्तल दर्पण का मतलब कैसे, जैसे ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, हम पालिश इस साइड में करते हैं, पालिश को कलई कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए मन, ठीक है ना। जो अपने दिमाग में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है ये है आपका उत्तल दर्पण। कह रहे कि इसके सामने जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब हमेशा जब भी हम रखते हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है P और F के बीच में बनता है, ठीक है ना। अब कैसे बनता है, अब इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक समांतर किरण जाएगी तो आप लोग को मालूम है मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तो इसको पीछे मिलाएंगे। वक्रता केंद्र से जाएगी ऐसे, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः अपना मार्ग पे अभिलंबोत, तो इसी प्रकार लौट कर चली जाएगी अभिलंबोत होने के कारण। तो यहीं पर आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका A' B', और वस्तु को हम क्या मानेंगे, AB मानेंगे। तो देखिए आभासी बनना, सीधा बनना, दर्पण के पीछे बनना और P और F के बीच में बन रहा है। तो अब यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, वस्तु की स्थिति पर ही बनेगा, यानी जहाँ वस्तु है वहीं पर बनेगा, गलत है। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगुनी दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं है। दर्पण के सामने तो बनेगा ही नहीं, बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, अगला जो है लेंस से संबंधित सवाल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर दिया है, क्षमता क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए लेंस की क्षमता से संबंधित हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, और याद रखिए इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। वैसे न्यूमेरिकल है, आप लोग लगा कर जाइएगा, ठीक है ना। लेंस की क्षमता से संबंधित, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f, वह भी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है देखिए लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है आपका, अवतल लेंस। और फिर कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी दिया है 5 मीटर। याद रखिए फोकस दूरी कितना दिया है, 5 मीटर। एक बात बताइए, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो याद रखिए आप कहेंगे क्या होती है, ऋणात्मक होती है, पढ़े होंगे आप लोग थ्योरी क्लास में। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हो गई ऋणात्मक, तो फोकस दूरी यहाँ पर लिख दीजिए -5 मीटर। अब आप लेंस का क्षमता का मान निकाल लीजिए, P का मान। तो P का मान क्या हो जाएगा, 1/f का यानी 1/-5। इसको हल करेंगे, 1/5 करेंगे आएगा 0.2, या यहाँ लग जाएगा माइनस। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर या मीटर पावर -1। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर या मीटर पावर -1। तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा, -0.2 डायोप्टर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। देखिए जिसमें प्रकाश अपवर्तनांक जो है कम रहेगा, प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल अधिक, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम। अब यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग।
दिया गया है वायु, जल, कांच और निर्वात। तब बताइए सबसे कम जो आप लोग को मालूम है वायु या निर्वात में दोनों का अपूर्णांक एक माना जाता है, यह माना जाता है, लेकिन फिर भी वायु और निर्वात में सबसे कम अपूर्णांक आपका वायु का होगा, और हवा वायु में जो है निर्वात का होगा अपूर्णांक कम, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे जो है सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका अपूर्णांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, यानी आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है वायु, जल, कांच और निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होगी, अधिक हो। अगर जब पूछेगा कि सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी, तो कांच में, क्योंकि कांच का अपूर्णांक जो है सबसे अधिक होगा, इसमें प्रकाश की चाल जो होगी सबसे कम होगी। चलिए आगे चलते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है -15 सेंटीमीटर। ऐसा ही प्रश्न पहले और दूसरा हम यूज किए हैं, बताए हैं आप लोग को। वक्रता त्रिज्या कितने दिया है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या का आधा तो 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो अवतल है तो -7.5, अवतल है तो -7.5, और उत्तल रहेगा तो +7.5 होता, लेकिन उत्तल है नहीं, आपका अवतल है। देखिए अब अगला प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग के सामने कि किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है। देखिए आपके सामने दिया है व्यतिकरण। व्यतिकरण ये नहीं होता जब दो या समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंग अध्यारोपित होती है, वहाँ व्यतिकरण होता है। इसके बाद कह रहा है कि विक्षेपण, हाँ विक्षेपण होता है। विक्षेपण का मतलब होता है टर्न लेना, जब किसी अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण जा रही है और यहाँ से टर्न ले लेती है, हालांकि इसको विवर्तन बोला जाता है, लेकिन यहाँ विवर्तन आपने दिया नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है विक्षेपण। विक्षेपण भी एक प्रकार का विवर्तन होता है। तो जब प्रकाश जो होता है किसी तीक्ष्ण किनारों यानी तेज किनारों से तिरछा मुड़ता है, टर्न लेता है, तो उसको हम विक्षेपण या विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा इस प्रश्न का वो राइट उत्तर होगा। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है, याद रखिए प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। कण के समान, यानी प्रकाश कणों के रूप में चलता है, या प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, या दोनों ए और बी के रूप में चलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, देखिए जब भी हम प्रकाश का संचरण पढ़ेंगे, हालांकि इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इसका व्यापक रूप देखने को मिलता है। उसमें न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, उसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। तो हाइगेंस ने भी तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन का व्याख्या दिया था, और न्यूटन की कणिका सिद्धांत के आधार पर भी परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या किया जाता है, तथा प्रकाश के लक्षणों की पुष्टि की जाती है। तो प्रकाश दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी कणिका सिद्धांत को भी प्रदर्शित करता है और तरंग सिद्धांत को भी प्रदर्शित करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश दोनों सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी दोनों प्रदर्शित करता है। फिर कह रहा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित हो। अंदर की ओर वक्रित होने का मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है, अब परावर्तक तल मान लीजिए पालिश हम इधर कर देंगे तो ये हो गया अंदर की ओर वक्रित, ये परावर्तक तल कहलाएगा। याद रखिए, तो जब अंदर की ओर झुका रहेगा तो ये कौन सा दर्पण है, बहुत सिंपल है, ये आपका अवतल दर्पण है। यदि इसका परावर्तक तल ऐसे हो गया, यानी पालिश हम इस साइड में कर दिए, पालिश इस साइड में कर दिए, और इसका जो परावर्तक तल है बाहर की ओर झुका होता है, तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल माने उभरा हुआ, ये दबा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। बहुत सिंपल है, इस दर्पण को पहचानना सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। देखिए परिभाषा भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कैसे परिभाषा याद करेंगे, आइए देखिए। तो गोलीय दर्पण का जो होता है परावर्तक तल का, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। जिधर से परावर्तन क्रिया होगी वहीं आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, द पोलर मिरर। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दिखाई दे रहा है कि दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत को देखने के लिए लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है, इसको आप रट लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सेविंग दर्पण में, वाहनों में, अग्रदीपों में, सर्च लाइट में, उपरोक्त सभी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पणों के उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य
दर्पणों के रूप में किया जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम पीछे की जो चीज़ है उसको देखने के लिए वाहनों में करते हैं। इसका कारण देखिए क्या क्या है। सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता। अब एक बात बताइए, अगर अवतल दर्पण में भी हम बताएं कि सीधा बनेगा, ठीक है ना, तो सीधा हमेशा बनता है इसमें, कभी भी अवतल उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल जो है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल जो है कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता। उत्तल हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप अपने वाहन के सामने ऐसे लगाए हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए, अवतले लगा दी हैं। मान लीजिए ट्रक आ रहा है सीधा, वो दिखा रहा है उल्टा, तो काम गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि पीछे का जो चीज़ आ रहा है कम से कम सही सही दिखाई तो दे, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का पहला तो कारण दिया है कि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, सही बात है, बहुत लंबा दृष्टि क्षेत्र होता है उत्तल दर्पण का। चालक अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। उपरोक्त सभी थे, यानी ऑलरेडी आपका उपरोक्त सभी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बताया हम वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। आप लोग जाकर देख लीजिए, प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल के संबंध में असत्य कथन क्या है। असत्य माने गलत हमको देखना है। प्रश्न में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सही है, वायु में अलग, कांच में अलग, जल में अलग, सब अलग अलग। जैसे जैसे हम अलग अलग अपूर्णांक के माध्यमों में प्रकाश को संचरित कराएंगे, हम पूर्णांक के हिसाब से चाल उसकी बदलती है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अच्छा ये बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है? अधिक होती है। यही ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा, वो आपका राइट उत्तर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है? अधिक होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अभी हम पढ़े हैं P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक याद रखें। डायोप्टर भी याद रखना है, डायोप्टर भी याद रखना है, और मीटर पावर माइनस 1 भी याद रखना है। दोनों मात्रक आपको याद रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। उसके बाद कह रहा कि माना किसी लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर हो तो वह कौन सा लेंस होगा? इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है। कैसे? इसलिए हल करने की जरूरत नहीं है कि पहले ही दे दिया है कि लेंस की क्षमता माइनस में होगा 2.5। लेंस कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? माइनस होती है। याद रखिए, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस देखे है ना, इसका फोकस दूसरा फोकस होता है इस साइड में F2, इस साइड में होता है F1। इसका जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, और जब इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो कंफर्म है कि इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? माइनस में निकलती है। इसको याद रखिएगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की, वो आपकी धनात्मक होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसका F2 इस साइड में पड़ता है, इधर की दूरियां सब धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए राइट उत्तर होगा। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पहले चैप्टर के। यदि आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं दूसरा वीडियो जो दूसरे चैप्टर का है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोग इस सपोर्ट की आवश्यकता है भाई, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम लोग ग्रो करेंगे और उतना ही बेहतरीन कंटेंट जो है आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।